So, first of all, welcome to Dawn Time. So, in this class, we have to discuss another highly important topic, and that is a role of army in politics, या National Security Council, या you can say कि constitutional role of the Turkish army. इस सवाल का बुनियादी मकसद यही है कि जिस तरह पाकिस्तान में आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जस्ट लाइक इन मॉडर्न टर्की, वहाँ पे भी जो आर्मी है वो भी बहुत एक्टिव है, ठीक है। आप लोगों को एक टॉपिक है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन पाकिस्तान, ये पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है, पाकिस्तान अफेयर का भी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक जो है ये जो हमारे पास पुराने ज़माने में, या यू कैन से कि ऑटोमन जो एम्पायर था या जो कैलिफेट सिस्टम था, उस टाइम पे भी आपको पता है कि उन लोगों ने मतलब आज का जो मिडल ईस्ट है, स्पेशली दुबई, केएसए एंड सो ऑन, इन ममालिक पे हुकूमत किया था, ठीक है। तो अगेन इट्स ओइंग टू स्ट्रांग आर्मी। तो जब आपको पता है कि आफ्टर द फॉल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद आपको पता है टर्की का या ऑटोमन्स का डिसइंटीग्रेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न टर्की, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बदौलत जब मॉडर्न टर्की वजूद में आया तो पहले से भी आर्मी काफ़ी एक्टिव था, ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने वो लोग हमेशा जिहाद में इन्वॉल्व होते थे, या यू कैन से के फतूहात में, ठीक है। क्योंकि उसका जो लिंक्स है वो इस्लामिक सिस्टम के साथ जाके मिलता है, ऑटोमन्स से पहले आपको जब आप जाते हो अब्बासिड सिस्टम में, उनसे पहले उमय्यद थे, उनसे पहले कैलिफेट खुलफाए राशिदीन। तो वो एक चेन था। तो उसकी वजह से मतलब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी आप देखते हैं तो जितने भी गज़वात हुए तो वहाँ पे भी एक मतलब आर्मी का कंसेप्ट था। तो इसी वजह से आर्मी हमेशा से मतलब तुर्की के पॉलिटिक्स में इन रहा, ठीक है, वहाँ पे वहाँ के डिसीशंस मेकिंग में। तो इस सवाल का बुनियादी मकसद यही है कि अभी भी वहाँ पे आर्मी का रोल है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की शक्ल में। पाकिस्तान में भी आपको ये मल्टीपल फॉर्म में देखने को सुनने को मिलता है, ठीक है। तो अगेन इसका हम यही कहेंगे, ये तो मैंने आपको जस्ट बैकग्राउंड का बता दिया। अभी आपको जो चीज़ समझना है वो यही है कि आर्मी हैज़ बीन असाइन्ड एन इम्पोर्टेंट रोल टू होल्ड इन बैलेंस आर टर्मोइल ऑफ डेमोक्रेसी एंड trends leading to instability. As a devotee of secularism, army tries to implement a Kemalist agenda. अच्छा, ये तो एक मतलब सेशन है ना प्रॉपर, तो आपको हर वो टॉपिक मिलेगा यहाँ पे जो कि आपकी सी एस एस पी एम स्टडीज़ के लिए रेलेवेंट होगा। अच्छा, आपको पता है कि आजकल इंडिया अपने आप को सिकुलर मुल्क मानता है, सिकुलरिज्म पे वो लोग बिलीफ रखते हैं। सिकुलरिज्म के भी आगे दो टाइप है, एक पॉजिटिव सिकुलरिज्म है, एक नेगेटिव सिकुलरिज्म है, ठीक है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिस तरह हम समझते हैं कैद आज़म साहब को, नो डाउट कैद आज़म एक बहुत अजीम इंसान था, ठीक है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो थे, उसका तो रोल उतना नहीं है जितना कैद आज़म साहब का था, बट अगेन यू कैन से कि उस टाइम मुस्तफ़ा कमाल जो थे, उन्होंने, आपको पता है कि जब तुर्क ऑटोमन्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उस टाइम उसको यूरोप का सिक मैन कहा जाता था, मतलब वो डिक्लाइन पे थे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली। तो जब उनके आर्मी को पता चल गया कि भाई मुल्क से हाथ से तो गया, हमारे मुल्क के काफ़ी ऐसे टेरिटरीज थे जो मतलब गए, तो उस टाइम वहाँ की आर्मी ने सोच लिया कि भाई अभी ये टाइम है कि हम मुल्क को ऐसा डायरेक्शन दे ताकि मुल्क मजबूत भी हो और मुल्क में आवाम को फैसिलिटीज़ भी मिले, आवाम खुशहाल भी हो। तो उन लोगों ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया जो कि सिकुलरिज्म पे बिलीफ रखता था, ठीक है। और उन लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल का जो स्कूल ऑफ थॉट था, जो आइडियोलॉजी, उनको इम्प्लीमेंट किया इन लेटर एंड स्पिरिट। आज आपको मुस्तफ़ा कमाल वहाँ के फाउंडिंग फादर में वो नज़र आता है, ठीक है। अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन असाइन्ड एज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल
in the form of its effective representation in National Security Council. It remains effective even after overthrown of the civilian government. ठीक है, तो हम अब यही चीज़ समझेंगे कि वहाँ पे जो आज भी मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो एजेंडा है वो इम्प्लीमेंटेशन में है, मतलब वो लेटर एंड स्पिरिट में है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कौन थे। तो आपसे तो पेपर में मुस्तफ़ा के कमाल के हवाले से तो नहीं पूछा जाएगा, बट उनका जो एजेंडा है कमालिज्म का, ठीक है, वो हम डेफिनेटली समझेंगे। अच्छा, अभी आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इस इनमें कौन कौन है। ठीक है, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक है। ठीक है, उसके बाद इसमें प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर होता है। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में वैसे अगर बताऊँ तो जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब है, पीएम शहबाज शरीफ साहब है, डिफेंस मिनिस्टर का बयान मैंने सुबह सुबह सुन लिया था कि हाउ इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन बलूचिस्तान, ख्वाजा आसिफ साहब है। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में आपको मोहसिन नकवी साहब देखने को मिलता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पहले शमशाद अख्तर थे, अभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब है। और बाकी आपके यहाँ एयरफोर्स का, नेवी का, ठीक है, और आपका जो आर्मी है उनके जो मेन चीफ्स हैं ना, वो इसमें शामिल है। तो ये आपको वैसे पाकिस्तान में भी जब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होता है, ठीक है, तो उनमें भी आपको ये लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, under the supervision of a president who convenes its meeting from time to time। convene का मतलब है बुलाना। ठीक है, तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मीटअप होता है, ठीक है, तो सदर के सरबराही में, ठीक है, अभी आपको तैयब अर्दगान साहब वहाँ के सदर है ना, इस्लामाबाद में लास्ट ईयर वो आया था, वहाँ पे F9 पार्क के साथ तय्यब अर्दगान अंडरपास भी बना है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का टर्की के साथ बहुत अच्छा रवाबित है, ताल्लुक है। तो जब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग होता है ना, तो वहाँ पे आपको जो मीटिंग जो बुलाएगा वो कौन होगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आता है और इंतहाई रेलेवेंट भी है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि फंक्शंस क्या है। ये जो आपको मैंने बताया ना कि ये जो एज अ इंस्टीट्यूशन है, इसका फंक्शन क्या है, परफॉर्म अ वाइटल रोल इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड इन पॉलिसी मेकिंग। ये मुल्क में जो डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, क्योंकि आज आपको पता है दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, दुनिया में मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है, मल्टीपोलैरिटी है। तो आपने दुनिया के ममालिक के साथ पॉलिटिकली भी इंगेज करना होता है। पॉलिसी मेकिंग, ये काम आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मल्टीपल पॉलिसीज बनती है। ठीक है, इंडिया के साथ अपना, चाइना के साथ अपने हिसाब से, यूएस के साथ अपने हिसाब से। तो ये आपको देखने को मिलता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू इनिशिएट और सजेस्ट स्टेप्स स्पेशली इन मैटर रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ नेशनल सॉलिडारिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो बताने का मतलब है जिस तरह पाकिस्तान में अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में अटैक्स हुए, तो आपको पता है कि अभी नेशनल सतह पे इसका मतलब मीटिंग होगा, उनमें ये देखा जाएगा कि भाई मुल्क को कौन कौन से चैलेंजेस का को मतलब खतरात का सामना है, इंटरनल सॉवरेनिटी को कौन कौन से चैलेंजेस है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को कौन कौन से चैलेंजेस है, मुल्क की बका सालमियत के मतलब मुल्क की बका के लिए कौन कौन से चैलेंजेस प्रोमिनेंट है। ठीक है, ताकि उनसे मुल्क को बचाया जा सके और मुल्क को मजबूत अब बना सके, मुल्क को इस्तेहकाम दिया जा सके। एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका टर्की को कहता है कि आपने इसराइल को मतलब लेट्स सपोज उनके साथ डील करना है, तो अगर उनको कुछ बात पे कंसर्न हो तो डेफिनेटली वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग को बुलाएंगे। वहाँ पे दे विल डिस्कस कि हाउ वी हैव टू मूव विद इजराइल, हाउ वी हैव टू मूव विद यूएस, हाउ वी हैव टू अवॉइड टैरिफ्स एंड सैंक्शंस ऑफ यूएस। ठीक है, तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने को सुनने को मिलेंगे इनमें। ठीक है, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्मी इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा, आर्मी एज इंस्टीट्यूशन तो अच्छा है, लेकिन अगर वो सियासत में मुदाखलत करते हैं अननेसेसरली,
تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے تو دنیا میں ڈیموکریسی کے کچھ اصول مطلب طے شدہ ہے، تو ہم نے ڈیفینیٹلی اپنے سسٹم کو تو سپورٹ کرنا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہو کہ ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس ملک میں نافذ ہے۔ ہاں، اگر ان میں کچھ پرابلمس ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو انوالومنٹ آف army in politics. Army played basic role after evolution of caliphate in regard to establishing of new system based on secularism and modernism. یہ دو points انتہائی important ہے۔ Our Turkish society had faced an acute depression after the defeat in World War One. It was not only deprived of its dependencies of Middle East of Ottoman period, but also lost its certain purely Turkish territories. Turkish forces under the valiant command of Mustafa Kemal liberated a few lost areas from the dominion of Allied forces. To military leadership started the task of national reconstruction. The new reform introduced almost in all spheres of life aimed at breaking historical linkage with the past and substituted with new order based on Europeanization. اس میں آپ کو ایک ایک بات جو ہے نا یہ آپ کو یو ایس ہسٹری میں بھی دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، بٹ یہ پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو ورلڈ وار ون میں دنیا دو فکشن میں بڑھا تھا، ایک سینٹرل پاور تھا، ایک الائڈ ون، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ترکی کو شکست ملی، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو ڈپینڈنسیز تھے، مطلب ٹیریٹریز تھے، آج کا دبئی دیکھ لے، کیسے دیکھ لے، یہ یمن، شام، غزہ، فلسطین، یہ تمام، ٹھیک ہے، آج کا اسرائیل، یہ تمام ان کے ڈومینز میں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آفٹر دا ڈسنٹیگریشن آف آٹومنس، وہ علاقے تو ڈیفینیٹلی ان سے چلے گئے، لیکن ان کے ملک کے جو اپنے کچھ علاقے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ میں مطلب ان کے ہاتھوں سے چلے گئے۔ تو جب ان لوگوں نے سوچ لیا کہ بھائی چل ٹھیک ہے، یہ جو ٹیریٹریز ہے ان کا تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کے ملک کا انٹرنل حصہ ٹوٹ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ دیکھتے کہ بھائی واٹس رانگ ود اس۔ تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کچھ علاقے واپس پتہ کیے، اور ان کے بعد انہوں نے یہ ٹاسک مطلب اپنے انسٹیٹیوشن کو دیا کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریجوینیٹ ٹرکی آن ماڈرن ٹرمز۔ تو اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی ہسٹوریکل سائٹس تھے اور باقی کافی ایسی چیزیں تھے جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مطلب وہ ان کو بین کیا گیا۔ اس کے علاوہ مذہبی چیزوں کو بین کیا گیا، اس کے علاوہ مطلب حجاب پہ مطلب اسٹرکٹنس جو تھا ان کو ختم کیا گیا، اس کے علاوہ سیکولرزم کو اڈاپٹ کیا گیا اور یورپین لائف سٹائل کو اڈاپٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہی ٹرکی یورپ کا حصہ بھی بنا، مطلب یورپین یونین کا حصہ بھی بنا۔ تو آج آپ کو مطلب ٹرکی کے جو مسلمان ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ان کا لائف سٹائل، فوڈ، لیونگ سٹینڈرڈ، وہ تقریباً آپ کو یورپین لوگوں کے سٹائل پہ ملے گا، بٹ اگین یہ لوگ تو مسلمان ہیں، لیکن اس کا بنیادی جو انوالومنٹ ہے تو یہ فرسٹ آف آل ان پوائنٹس کی وجہ سے سٹارٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو نیکسٹ پوائنٹ بتا دو چلو کہ انوالومنٹ آف آرمی ان پالیٹکس تو چل ٹھیک ہے، اس کے بعد in this drive of Europeanization and secularism, Ataturk used all tools of suppression and coercion at his disposal, to the extent of eliminating all symbol of the historical past of the Turkish society. Orientation of military training depicted the same trend. Imprints of Western civilization become more and more deep on the army after Turkey became member of NATO. The new socio-political order didn't remain merely secular, rather become anti-Islamic. The newly established system remained stable and government control over the society was a firm
and died during the lifetime of Ataturk, but things changed after his death. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ یہ جو باقی پوائنٹ ہے is a reason to secularism and anti-Islamic policies of military regime. The pro-Islamic element gained momentum. The newly elected government, perceiving the popular will adopt moderate policies and limited excessive restriction on religious activities. A Democrat got victory in 1950 elections and formed government to the disliking of the army. Hence, intrigues मतलब साजिशें and conspiracies were hastened तेज हो गए against civilian government by army, resulting in frequent toppling मतलब खत्म होना गिर जाना of civilian government at the hands of military in politics at interval blocked the way of growth of democratic institution. Perpetual conflict मतलब एक दायमी एक ना ख़त्म होने वाला conflict start हो गया between army and politician और society में polarization पहुंच गया based on violence among political parties paved the way for army involvement in political life. आपको पता है ये चीज़ तो आज को आपको पाकिस्तान में भी सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन तुर्की में भी यही था कि 1950 तक तो आर्मी ने तो सिस्टम को बहुत मजबूत हाथ में रखा था। लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल का डेथ हो गया उनके कुछ साल बाद मतलब उन्होंने जो स्ट्रक्चर को फॉलो किया था उसमें कुछ चेंज आया, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो रीसेंट पास्ट में आई थिंक 2016 था, आप कंफर्म कर सकते हैं या मुझसे बाद में भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कि आर्मी जब निकल गई थी तो वहाँ पे मतलब डेफिनेटली दे वांट टू टॉपल द रिजीम ऑफ तैयब अर्दोगान। तो लोग निकल गए, लोग टैंकों के सामने लेट गए और उन्होंने आर्मी को वापस अपने बैरक्स में भेज दिया। तो ये 1950 से सर्कस स्टार्ट है कि आपको पता है कि आर्मी अपना इन्फ्लुएंस हमेशा से दिखाना चाहती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज है, वो मानते हैं कि भाई आर्मी ने हर चीज़ पे हाथ डाला है तो उन लोगों को अपने बॉर्डर्स पे अपने ड्यूटी पे वापस जाना चाहिए। बाकी सियासत और इंटरनल अंदरूनी मामलात में इन लोगों का कोई काम नहीं होना चाहिए। हाँ, सिक्योरिटी के मैटर तक तो ठीक है, लेकिन बाकी मतलब पॉलिटिकल बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग, हार्स ट्रेडिंग, इसके अलावा ये चीज। अच्छा, अभी तक आपको उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक है। अभी उसके बाद आप देख ले फैक्टर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन इन सिविल लाइफ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आफ्टर द डेथ ऑफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क in 1938, तकरीबन इसी साल इकबाल साहब का भी मतलब वो भी वफात पा गया था। उसके बाद लस्ट फॉर पावर, तो आर्मी को लस्ट है ताकत में आने के, मिलिट्री बिकम पार्टीजन विद पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद रोल एज एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन या मॉडरेशन, वो लोग समझते हैं कि भाई हम ही लोग हैं जो कि तुर्की को मॉडर्न टर्म्स पे आगे ले जा सकते हैं। फॉर्म ऑफ मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, तो आपको पता है आर्मी ने कई दफ़ा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी किया है आफ्टर द डेथ ऑफ अतातुर्क। मोस्ट प्रेसिडेंट बिलोंग टू मिलिट्री, took control through martial laws, didn't give constitutional cover to their government. Clear example of involvement in National Security Council. The role of army in coalition government. Factions of army supported either Democrats or Republicans. 1982 Constitution framed under military। तो आपको पता है पाकिस्तान में भी आर्मी तो माशाल्लाह काफ़ी डिसिप्लिन है, लेकिन कुछ मतलब आपको देखने को मिलेगा। जिया साहब को देख ले, अयूब खान साहब को देख ले, मुशर्रफ साहब को देख ले, तो वो लोग तो डायरेक्टली मतलब उन्होंने तो सिविलियन रिजीम्स को टॉपल किया था और वो हुकूमत पे काबिज हो गए थे। आज भी आपको बाकी सब कुछ पता है, ठीक है। तो अगेन मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नॉट ओनली इन गवर्नमेंट अफेयर्स बट आल्सो इन पॉलिटिकल एज वेल एज नेशनल लाइफ, ठीक है। तो उन वो लोग तो चल सियासत में भी इन्वॉल्व है, लेकिन सियासत के अलावा ये लोग बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व है, जैसा कि हुकूमती मामलात में, पॉलिटिकल मामलात में, और बाकी नेशनल लाइफ के बाकी जो उमूर है उनमें भी ये लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको पता है टर्क्स आर रिक्वायर्ड टू obtain कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग
फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। मिलिट्री अंटिल 1965 तक ये कंसेप्ट वहाँ पे था। आज को इसराइल भी आपको आजकल वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे हर नौजवान जो है वो कुछ अपना वक्त आर्मी ट्रेनिंग में गुजारेगा। तो ये सिस्टम आपको पता है कि मॉडर्न टर्की में तो उतना नहीं है, लेकिन अंटिल 1965 तक ये चीज़ वहाँ पे भी मौजूद था, ठीक है, कि हर बंदा 18 मंथ तक वहाँ पे अपना टाइम गुजारता था, ठीक थे। सीएसएस में भी लोग जब क्वालिफाई हो जाते हैं ना, तो उनका भी कुछ महीने तक या कुछ दिनों के लिए अटैचमेंट होता है पाकिस्तान में भी आर्मी के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको बता दो चलूँ कि इन अप्रेजल अभी हम देखते हैं कि भाई इसका फायदा क्या है। तो आपको बता दो चलूँ कि इन द थर्ड वर्ल्ड परस्पेक्टिव मिलिट्री इन टर्की हैज़ ऑफ कोर्स प्लेड अ पॉजिटिव रोल एज एन एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज्ड है, और अंदर से भी उन लोगों ने एक बिल्कुल मजबूत निज़ाम बनाया है। पाकिस्तान की बका, सालमियत, स्टेबिलिटी में आर्मी का बहुत रोल है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूटेड अलॉट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुर्की में भी उन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, सोशल मोबिलाइजेशन किया, एंड मुल्क में पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम है उनको मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। टर्किश आर्मी में बाई वायलेंट स्ट्रगल लिबरेटेड सम ऑफ इट्स टेरिटरीज एंड वॉन हीरोइक रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ पब्लिक। तो उन्होंने तो भाई अपने अवाम की नज़रों में खुद को मतलब साबित किया है। अभी माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने, आपको पता है कि आप आफ्टर पहलगाम अटैक इन बुनियान मरसूस, आपको पता है कि हमने उनके 6 जहाज को टॉपल किए, गिरा दिए। तो अवाम को तो लगा कि हाँ आर्मी जो है पाकिस्तान की वो माशाल्लाह बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मजबूत है। इंडिया जैसे मुल्क को शिकस्त देना तो अगेन अवाम की नज़र में बहुत ये इख्तिराम की बात है, ठीक है। उसके बाद द मिलिट्री regime no doubt performed a positive role in national reconstruction and development, but Turkish political system was no exception to save itself from injurious effects of military involvement in civil affairs. Hence, the main beneficiary of the so-called economic development and political stability was the military, which exhausted a large part of national wealth. आपको पता है पाकिस्तान में भी आर्मी के पास 12% ज़मीन है, ठीक है। बाकी भी बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगेन इट्स एन अनदर डिबेट, बट क्योंकि ये तो हमने कंपैरिजन भी करना है, तो आपको वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोफेशनल आर्मीज का बिजनेसेस के साथ तो वैसे ताल्लुक नहीं होता, बट अगेन रेशनल कंसेप्ट यही है कि आपका जो सीआईए का जो बजट है, आपको पता है कि यूएस आर्मी का जो बजट है वो भी कहाँ से आता है। उनके जब वो लोग वेपन्स बेचते हैं वहाँ पे जो मतलब डिफेंस इंडस्ट्री से जब दुनिया में जंगें होगी, तो वहाँ पे जो आपको पता है डिफेंस इंडस्ट्री से वेपन्स है, मिसाइल है, तो वो बिकेंगे। तो मतलब इवन यूएस में भी आर्मी बिजनेस में इन्वॉल्व है, टर्की में भी इन्वॉल्व है। तो अगेन आजकल तो ये एक मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जिनके पास ताकत है, जिनके पास स्किल है, तो वो डेफिनेटली वो लोग इन कामों में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद द मिलिट्री monopolized even civil offices, the ever increasing involvement of military to control political strials and fictionalism adversely affected their professional competence and disciplinary norms। अभी आर्मी वहाँ के जो सियासत में जो इन्वॉल्व है, तो जब एक सरकारी बंदा सियासी मामलात में इन्वॉल्व करता है तो उसका फिर नुकसान यही होता है ना, कि फिर आपकी प्रोफेशनलिज्म सबोटाज हो जाती है। तो आपका काम है दिफा, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, तो वो आपका काम है, आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए ना कि सियासत में। तो डेफिनेटली इनसे फिर इश्यूज बन जाते हैं। उसके बाद द एटीट्यूड ऑफ मिलिट्री हिंडर्ड मतलब मुजाहमत द ग्रोथ ऑफ हेल्थी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। द आर्मी चीफ वाज जनरली इन्वॉल्व इन पार्टी पॉलिटिक्स। अगेन ये प्रोफेशनल आर्मीज में इसको पसंद नहीं किया जाता। As a matter of fact, defense forces should not in any way obstruct the way of democratic process are stand in the way of enforcement of public policies। मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्मी हो, उनका काम यही है
کہ وہ سب سے پہلے اپنے ملک کے سیکیورٹی پہ فوکس کریں، وہاں پہ کرائمز کو کنٹرول کریں، دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو، سپریٹزم کو، ٹیررزم کو، ان کو روک لے، ٹھیک ہے، اور ملک میں یونٹی کو انشور کریں۔ اس کے بعد ملک کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی، خواہ وہ سائبر ڈومینز میں ہو، خواہ وہ ہارڈ زون میں ہو، ٹھیک ہے، ان کو پریونٹ کر سکے، ان کو اوورکم کر سکے، ٹھیک ہے۔ ورنہ آرمی جب پالیٹکس میں انوالو ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس میں تو گند ہے، یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مٹ سلنگنگ، الزام تراشی، گالیاں دینا، پروپیگنڈا کرنا، تو پھر آپ اپنے سولجرز کو، آپ اپنے مطلب ملٹری کے آفیسرز کو، جب ان کا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے عوام کی نظر میں، ان کی ویلیو اور ریسپیکٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو حل یہی ہے کہ جس طرح مونٹیسکو صاحب نے کہا تھا کہ سپریشن آف پاور، ہر بندے کا اپنا ایک کام ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کام پہ فوکس کرے، تاکہ مطلب جب ہر بندہ اپنے کام پہ فوکسڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ملک آگے جائے گا، ڈیموکریٹک ایوولوشن ہوگا، ڈیموکریٹک پروسیس آگے چلے گا۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یس سر.